आज हम भारतीय सिनेमा के एक ऐसे सितारे की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही जहन में कई तस्वीरें आती हैं, है ना? बिल्कुल। कभी शोले के वीरू तो कभी चुपके चुपके के वो भोले भाले प्रोफेसर। जी, हम बात कर रहे हैं ही मैन धर्मेंद्र की। 24 नवंबर 2025 को उनके जाने की खबर ने जैसे सच में पूरे देश को एक पल के लिए रोक दिया था। हाँ, 89 साल की उम्र में प्रधानमंत्री ने उन्हें सांस्कृतिक प्रतीक कहा तो रजनीकांत जैसे दिग्गजों ने कहा एक युग का अंत। ये सिर्फ श्रद्धांजलि के शब्द नहीं थे, ये उस असर को बयां कर रहे थे जो उन्होंने दशकों तक लोगों पर डाला। और आज हमारी कोशिश सिर्फ उनके करियर का एक लेखा जोखा तैयार करना नहीं है, बल्कि उस पहेली को सुलझाने की है कि आखिर धर्मेंद्र धर्मेंद्र कैसे बने। और ये पहेली सच में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जब हम दिए गए सोर्स को देखते हैं तो एक एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। वो 180 फ्लॉप फिल्मों वाला। हाँ, कि उनकी लगभग 180 फिल्में फ्लॉप हुईं। हम्म, आज के जमाने में तो एक दो फ्लॉप के बाद स्टार का करियर दांव पर लग जाता है। सही बात। तो सवाल ये उठता है कि इतनी असफलताओं के बावजूद धर्मेंद्र का स्टारडम ना सिर्फ बना रहा बल्कि और मजबूत होता गया। हम्म ये कैसे मुमकिन हुआ? मुझे लगता है आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। ये एक बेहतरीन नजरिया है। क्योंकि इसका जवाब शायद फिल्मों की लिस्ट में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब उनके पूरे व्यक्तित्व में छिपा है। और इसकी शुरुआत होती है 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसराली गांव से। उनका असली नाम दिलीप कुमार था, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। जी। पिता स्कूल के हेडमास्टर थे और धर्मेंद्र का बचपन खेतों में काम करते और हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्में देखते हुए बीता। मतलब वो जमीन से जुड़े थे, लेकिन सपने आसमान के थे। और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो 1958 में सिर्फ 300 रुपए लेकर मुंबई आ गए। सोर्स में तो ये भी जिक्र है कि उन्होंने कोलकाता में बस कंडक्टर की नौकरी भी की थी। अरे वाह, ये संघर्ष की क्लासिक कहानी है। लेकिन मोड़ तब आया जब उन्होंने 1959 में फिल्म फेयर का न्यू टैलेंट अवार्ड जीता। हाँ, वो उनके लिए इंडस्ट्री का दरवाजा था। दरवाजा तो खुल गया, पर अंदर की राह आसान नहीं थी। उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे वो नहीं चली। मगर यहीं से धर्मेंद्र के उस गुण की झलक मिलती है जो ताउम्र उनके साथ रहा, हार ना मानने की जिद। और फिर 1961 में शोला और शबनम आई, जो उनकी पहली कमर्शियल हिट थी। जी। गाड़ी पटरी पर आने लगी थी। लेकिन सिर्फ कमर्शियल हिट होना ही काफी नहीं होता है ना। असली पहचान तो तब मिलती है जब हुनर पहचाना जाए। और वो हुआ 1963 में बिमल रॉय की फिल्म बंदिनी से। नूतन जैसी दिग्गज अदाकारा के सामने उनके काम को बहुत सराहा गया। समीक्षकों ने उनके अभिनय के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, रॉ इंटेंसिटी। रॉ इंटेंसिटी मतलब एक सहज और दमदार अभिनय। हाँ, एक ऐसा अभिनय जो बनावटी न लगे, जिसमें एक जमीनी ताकत हो। उस दौर में जहां ज्यादातर हीरो बहुत पॉलिश्ड और शहरी अंदाज के होते थे, धर्मेंद्र अपने साथ पंजाब के खेतों की मिट्टी की खुशबू लेकर आए। ये बहुत दिलचस्प बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी सफलता का शुरुआती राज यही था, एक तरफ बंदनी जैसा संवेदनशील किरदार और दूसरी तरफ 1966 में आई फूल और पत्थर का एक्शन हीरो। उन्होंने दो अलग-अलग दुनियाओं को एक साथ साध लिया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। फूल और पत्थर एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर थी। उस जमाने में 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली फिल्म। बाप रे, उस जमाने में? हाँ, और एक मजेदार किस्सा भी है। कहते हैं कि एक फाइट सीन देखकर खुद मीना कुमारी ने मजाक में कह दिया था कि हाँ, मैंने भी सुना है कि तुम एक्टर कम डाकू ज्यादा लगते हो। वही। और देखिए, यही तो कॉम्प्लीमेंट था। दर्शकों को उनका यही बिंदास और मर्दाना अंदाज भा गया। और फिर 1964 की हकीकत को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। चीन भारत युद्ध पर बनी उस फिल्म ने तो उन्हें घर घर का हीरो बना दिया। मोहम्मद रफी की आवाज में कर चलें हम फिदा आज भी सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और धर्मेंद्र का चेहरा सामने आता है। सही कहा। तो 60 का दशक उनके लिए एक लॉन्च पैड था, जहां उन्होंने अपनी रेंज साबित की। सत्यकाम जैसी क्लासिक फिल्म भी इसी दशक में आई, जिसे कई लोग आज भी उनके करियर का शिखर मानते हैं। जी। ऋषिकेश मुखर्जी जैसे निर्देशक उनके अंदर के उस संवेदनशील कलाकार को पहचानते थे। तो 60 के दशक के अंत तक धर्मेंद्र ने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि एक गंभीर अभिनेता भी हैं। और इसी मजबूत नींव पर उन्होंने 70 के दशक में अपने सुपरस्टारडम की इमारत खड़ी की। 70 का दशक मतलब धर्मेंद्र का सुनहरा दौर। और इसकी शुरुआत हुई एक ऐसी जोड़ी से जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर हो गई,
हेमा मालिनी के साथ। 1970 में तुम हसीन में जवान से जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने पर्दे पर आग लगा दी। ये ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि जल्द ही इसके ऑफ स्क्रीन अफसाने भी मैगजीन के पन्नों पर छाने लगे। बिल्कुल। लेकिन अगर हम सिर्फ फिल्मों की बात करें तो 1971 में आई मेरा गांव मेरा देश ने एक्शन फिल्मों की परिभाषा ही बदल दी। हाँ, एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, 10 करोड़ की कमाई और डाकू फिल्मों का एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया इस फिल्म ने। उनकी मास अपील को और भी गहरा कर दिया। और 1973 तो जैसे उनके ही नाम था, लोफर, जुगनू, यादों की बारात। एक के बाद एक सुपरहिट। यादों की बारात को तो भारत की पहली मसाला फिल्म भी माना जाता है। हाँ, उसमें एक्शन था, ड्रामा था, बिछड़े हुए भाइयों की कहानी, वो हर मसाला था जो आज तक बॉलीवुड इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ यादों की बारात के महत्व को समझना जरूरी है। इसने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जिसे आने वाले कई सालों तक मनमोहन देसाई से लेकर कई निर्देशकों ने दोहराया। और धर्मेंद्र उस मसाला सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद चेहरे के तौर पर उभरे। वो एक ऐसे हीरो थे जिन्हें देखकर लगता था कि वो हमारे बीच का ही कोई है जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। और फिर 1975, वो साल जब भारतीय सिनेमा में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। शोले। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक आंदोलन बन गई। वीरू के किरदार में अमिताभ बच्चन के जय के साथ उनकी दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये गाना तो जैसे दोस्ती का राष्ट्रगान बन गया। इसका असर अकल्पनीय था। सोर्स के मुताबिक फिल्म सिर्फ मुंबई के एक सिनेमा हॉल में 5 साल तक चली। 5 साल? और अंदाजा है कि इसे 15 से 18 करोड़ लोगों ने देखा। ये आंकड़े आज भी हैरान करते हैं। शोले ने धर्मेंद्र को उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां से नीचे देखना भी मुश्किल था। शोले से जुड़ा वो किस्सा भी तो बहुत मशहूर है। आम के बाग वाला? हाँ, कि हेमा मालिनी के साथ सीन को लंबा खींचने के लिए वो बार बार लाइट बॉय को पैसे देते थे ताकि वो कुछ गड़बड़ कर दे और रीटेक होता रहे। शरारती तो थे। बाद में उन्होंने खुद कहा था, ये फिल्म मेरी जिंदगी की शोले थी जो बहुत तेज जली लेकिन पीछे यादों की राख छोड़ गई। और कमाल की बात देखिए, जिस साल शोले का जबरदस्त एक्शन आया, उसी साल ऋषिकेश मुखर्जी की चुपके चुपके भी आई। ये उनकी वर्सेटैलिटी थी। एक तरफ वीरू का टपोरी अंदाज, दूसरी तरफ डॉक्टर परिमल त्रिपाठी का सीधा साधा भोलापन। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो जितनी आसानी से गुंडों की पिटाई कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से लोगों को हंसा भी सकते हैं। दशक का अंत भी उन्होंने धर्मवीर जैसी जबरदस्त हिट से किया। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि ये फिल्म सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सोवियत संघ में भी सुपरहिट थी। हाँ, वहां इसकी 3 करोड़ से ज्यादा टिकटें बिकी थीं। ये दिखाता है कि उनकी अपील सरहदों के पार भी थी। तो 70 का दशक खत्म होते होते धर्मेंद्र बॉक्स ऑफिस के बादशाह थे, लेकिन 80 का दशक हिंदी सिनेमा में बड़े बदलाव लेकर आ रहा था। अब सवाल ये था कि धर्मेंद्र इस नई लहर में खुद को कैसे ढालेंगे। और यहीं पर हमारी कहानी उस मूल सवाल पर वापस आती है कि वो इतने लंबे समय तक टिके कैसे रहे। 80 के दशक में उन्होंने 50 से ज्यादा फिल्में की। हाँ, और इनमें हुकूमत जैसी उस साल की सबसे बड़ी हिट भी थी, लेकिन साथ ही कई ऐसी बी ग्रेड एक्शन फिल्में भी थीं जिन्हें शायद समीक्षक पसंद ना करते हो। बिल्कुल, और यही उनके स्टारडम का सबसे फैसिनेटिंग पहलू है। वो 180 फ्लॉप वाला आंकड़ा इसी दौर में और बढ़ा। तो फिर हुआ क्या? हुआ ये कि जहां बड़े शहरों और मल्टीप्लेक्सेस में सिनेमा बदल रहा था, वहीं छोटे शहरों और सिंगल स्क्रीन थिएटरों में धर्मेंद्र का राज चलता था। अच्छा। उनकी ये फिल्में कम बजट में बनती थीं और अपने खास दर्शक वर्ग के बीच खूब पैसा कमाती थीं। उनकी एक मास अपील थी जो बॉक्स ऑफिस के बड़े बड़े आंकड़ों से परे थी। मतलब दर्शक उन्हें देखने आते थे, कहानियां निर्देशक के लिए नहीं। बिल्कुल, उन्होंने अपनी एक अलग ही इकोनॉमी बना रखी थी। उनका चेहरा ही फिल्म की गारंटी होता था। चाहे फिल्म हिट हो या फ्लॉप, उनका रुतबा बना रहता था। ये तो कमाल की बिजनेस स्ट्रैटेजी है। और इसी दशक में उन्होंने एक और समझदारी भरा कदम उठाया। जब 90 के दशक में शाहरुख खान जैसे नए सितारे आ रहे थे, तो उन्होंने कैरेक्टर रोल्स की तरफ रुख किया। लेकिन उससे भी बड़ा काम उन्होंने किया एक निर्माता के तौर पर। अपने प्रोडक्शन हाउस विजेता फिल्म्स की शुरुआत की। और क्या शुरुआत की? अपने बेटे सनी देओल को बेताब से लॉन्च किया, जो उस दशक की दूसरी सबसे बड़ी हिट बनी। और फिर घायल प्रोड्यूस की, जिसने 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते। मतलब उन्होंने सिर्फ अपना करियर ही नहीं बचाया, बल्कि अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक मजबूत जमीन भी तैयार कर दी। ये उनकी दूरदर्शिता थी। वो जानते थे कि हीरो के तौर पर उनका समय सीमित हो सकता है। हाँ, लेकिन एक निर्माता और एक पिता के तौर पर वो इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बनाए रख सकते थे। उनकी प्रोफेशनल जिंदगी जितनी उतार चढ़ाव भरी थी, उतनी ही उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा सुर्खियों में रही। जी,
सिर्फ 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से पहली शादी, जिनसे सनी और बॉबी देओल हुए। और फिर 1980 में हेमा मालिनी से दूसरी शादी, जिससे उनकी 2 बेटियां ईशा और अहाना हैं। हाँ, इस दूसरी शादी को लेकर काफी विवाद भी हुआ, खासकर जब धर्म बदलने की खबरें आईं। लेकिन समय के साथ उनके परिवार ने एक तरह का संतुलन बना लिया, उनकी जिंदगी खुद किसी हिंदी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी थी। जिसमें प्यार, ड्रामा, एक्शन, विवाद सब कुछ था। और शायद इसी वजह से दर्शक उनसे और भी ज्यादा जुड़ाव महसूस करते थे, उन्हें एक परफेक्ट हीरो की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देखते थे। जिसमें खूबियां भी थीं और खामियां भी। अपने करियर की आखिरी पारी में भी उन्होंने हमें चौंकाया। अपने और यमला पगला दीवाना सीरीज में अपने दोनों बेटों के साथ पर्दे पर आना। दर्शकों ने इस तिकड़ी को बहुत प्यार दिया, लेकिन लाइफ इन अ मेट्रो और जॉनी गद्दार जैसी फिल्मों ने दिखाया कि उनके अंदर का वो गंभीर एक्टर अभी भी जिंदा है। और फिर 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। 350 करोड़ कमाने वाली इस फिल्म में उनका किरदार कहानी की आत्मा था। उन्होंने हंसाया भी और रुलाया भी, और नई पीढ़ी के दर्शकों को भी अपना दीवाना बना दिया। उनकी आखिरी फिल्म 21, जो उनके जाने के बाद रिलीज हुई, उसमें उन्होंने अपने पोते अगस्त्य नंदा के साथ काम किया। एक ही फ्रेम में 3 पीढ़ियों की ये विरासत कमाल की है। सिनेमा के अलावा राजनीति में भी उन्होंने हाथ आजमाया। 2004 में बीकानेर से बीजेपी के सांसद बने। हाँ, हालांकि संसद में उनकी कम उपस्थिति की आलोचना भी हुई, लेकिन मुझे लगता है उनका दिल हमेशा अपनी 100 एकड़ की लोनावाला फार्म हाउस पर ही लगा रहा, जहां वो खेती करते थे। वो हमेशा अपनी जड़ों की तरफ लौट जाते थे। और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। दिलीप कुमार ने एक बार कहा था, भगवान ने मुझे धर्मेंद्र जितना सुंदर क्यों नहीं बनाया। सलमान खान उन्हें सबसे खूबसूरत इंसान मानते थे। वो एक सुपरस्टार थे, लेकिन अंदर से वो हमेशा पंजाब के धर्मी रहे। उनकी विनम्रता और जमीन से जुड़ाव ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो अगर हम अपनी शुरुआती पहेली पर लौटें, तो जवाब शायद यही है। 180 फिल्मों के बावजूद धर्मेंद्र का स्टारडम इसलिए बना रहा क्योंकि लोगों का उनसे रिश्ता सिर्फ शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्म तक का नहीं था। उनका रिश्ता वीरू की दोस्ती से था, सत्यकाम की ईमानदारी से था, और उस भोलेपन से था जो उनके चेहरे पर हमेशा दिखता रहा। उन्होंने एक ऐसी विश्वसनीयता बनाई जो बॉक्स ऑफिस के नतीजों से बहुत ऊपर थी। उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे एक बाहरी व्यक्ति बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के सिर्फ अपनी मेहनत, सहजता और जमीन से जुड़े रहकर दशकों तक लोगों के दिलों पर राज कर सकता है। वो ही मैन थे, लेकिन उनका दिल नर्म था। वो एक्शन हीरो थे, लेकिन उनकी कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब थी। वो एक संपूर्ण पैकेज थे। और आज के इस बातचीत को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने ये तो समझा कि उनकी लोकप्रियता की वजह क्या थी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के दौर में ऐसा स्टारडम मुमकिन है, जहां हर शुक्रवार को किसी एक्टर की किस्मत का फैसला होता है, जहां सोशल मीडिया पर हर पल उन्हें परखा जाता है। क्या आज का कोई सितारा 180 फ्लॉप फिल्में देकर भी दर्शकों के दिलों पर उसी तरह राज कर सकता है जैसे धर्मेंद्र ने किया? इस पर जरूर सोचिएगा।